नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम आपके सामने एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जिसने सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत और चीन और अमेरिका तक को बेचैन कर दिया है। सवाल यह है कि नेपाल में आखिर कौन आग भड़का रहा है? क्या ये सिर्फ जनता का गुस्सा है या इसके पीछे किसी और की साजिश भी है? क्या ये महज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन की वजह से भड़के विरोध प्रदर्शन है या फिर नेपाल की राजनीति में बाहरी ताकतें अपनी चाल चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल धीरे धीरे बांग्लादेश बनने की हालत की तरफ बढ़ रहा है? नेपाल इन दिनों सुलग रहा है, सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं, भीड़ नाराज है, गुस्सा उबल रहा है और राजधानी काठमांडू से लेकर भारत की सीमा तक विरोध की आंच महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन क्या इससे नेपाल में सब कुछ शांत हो जाएगा या ये आग और भी फैलने वाली है? आप सोच रहे होंगे, नेपाल जैसा शांति प्रिय और पहाड़ों की गोद में बसा देश आखिर इस कदर हिंसा विरोध की गिरफ्त में क्यों आ गया? क्या वजह है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक जा घुसे, राष्ट्रपति के आवास तक को नहीं बकसते और सत्ता के शीर्ष नेताओं को छिपकर भागना पड़ता है? आखिर क्या वजह है कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड पूरे देश को हिला देता है और देखते ही देखते सड़कों पर खून बहने लगता है? क्या ये सब अचानक हुआ है? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। नेपाल का गुस्सा धीरे धीरे पक रहा था। बेरोजगारी, नौजवान युवा जो बेरोजगार थे, टूटती अर्थव्यवस्था, भाई भतीजावाद से भरपूर राजनीति और नेताओं की वादा खिलाफी, ये सब उस आग का ईंधन बन रहे थे जो अब सुलग चुकी है। लेकिन एक और सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ नेपालियों का गुस्सा है या फिर इसके पीछे चीन और अमेरिका की खींचतान भी शामिल है? ओली का इस्तीफा हमें कई और सवालों के बीच खड़ा कर देता है। दोस्तों, ओली कौन है? वही कम्युनिस्ट नेता जिन्हें चीन का करीबी माना जाता है, वही प्रधानमंत्री जिन्होंने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले भारत नहीं बल्कि चीन का रुख किया, वही नेता जिन्होंने वेस्टर्न रोड इनिशिएटिव के लिए हामी भरी, लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया थुरा जैसे इलाके को नेपाल के नक्शे में शामिल करके भारत से तनातनी मोल ली, वही ओली जो भारत के निमंत्रण पर इस सितंबर भारत आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी कुर्सी चली गई। तो क्या महज संयोग है कि उनकी भारत यात्रा से कुछ दिन पहले ही पूरा नेपाल आग में जल उठा, या फिर वाकई कोई अदृश्य ताकत पर्दे के पीछे से डोर खींच रही है? चलिए यहाँ एक और सवाल पूछते हैं। जब भी नेपाल में संकट आता है, लोग उंगलियां भारत पर क्यों उठाते हैं? क्यों हर विरोध प्रदर्शन को कभी चीन, कभी अमेरिका और कभी भारत से जोड़ दिया जाता है? क्या नेपाली जनता इतनी मासूम है कि उसके गुस्से को हमेशा किसी और के इशारे पर समझा जाता है? या फिर हकीकत यह है कि नेपाल की राजनीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि बाहरी ताकतों के लिए उसमें सेंध लगाना बेहद आसान हो चुका है? नेपाल में युवाओं का गुस्सा सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, एक्टिविस्ट लंबे समय से सड़कें टूटी होने, सरकारी भ्रष्टाचार, नौकरियों की कमी और बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन को उजागर कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। जब इंटरनेट बैन किया गया तो ये गुस्सा और भड़क गया। सवाल यह है कि अगर सरकार ने वक्त रहते युवाओं की बात सुनी होती, अगर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर लगाम लगाई होती, तो क्या हालत इतने बिगड़ते? कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बिगड़ते, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन असली पेच यहां से शुरू भी होता है। नेपाल की राजनीति अब घरेलू मुद्दों तक सीमित नहीं रह गई है। यहाँ हर कदम पर चीन और अमेरिका के हित टकरा रहे हैं।
चीन चाहता है कि नेपाल पूरी तरह से उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ खड़ा रहे, जबकि अमेरिका अपने मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी कि एमसीसीसी के जरिए नेपाल में $500 मिलियन का निवेश कर रहा है। भारत, अब भारत की बात करनी बेहद जरूरी है। भारत नेपाल को अपने सबसे करीबी साझेदार के रूप में देखता है, लेकिन सच ये है कि ओली जैसे नेता भारत से ज्यादा चीन की तरफ झुके हुए दिखते हैं। तो सवाल यह है कि नेपाल की जनता के गुस्से के बीच कहीं ये महाशक्तियों की जंग तो नहीं छिपी है। ओली का चीन की तरफ झुकाव किसी से छिपा नहीं है। एससीओ समिट से लौटने के बाद उन्होंने सीधे शी जिनपिंग से कहा कि लिपू लेक नेपाली क्षेत्र है, जबकि यह इलाका भारत का अभिन्न अंग है। दोस्तों, यह बयान किसी संयोग से कम नहीं है और इसके कुछ ही दिन बाद नेपाल सुलग उठता है। सवाल उठना लाजमी है, क्या यह विरोध प्रदर्शन महज घरेलू गुस्से का नतीजा है या फिर किसी चिंगारी को हवा दी गई है? यहाँ एक और दिलचस्प तुलना सामने आती है। क्या नेपाल में वही हालात बन रहे हैं जो बांग्लादेश में बने थे? याद कीजिए 2024 में जब बांग्लादेश के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, देखते ही देखते पूरा देश आग में झुलस गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उस वक्त भी कहा गया था कि बाहरी ताकतें वहां के हालात बिगाड़ रही है। अब नेपाल भी वही तस्वीर दोहराई जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या नेपाल अगला बांग्लादेश बनना जा रहा है? इस पूरे संकट का एक और पहलू है नेपाल के भीतर की राजनीति। ओली लंबे वक्त से विपक्ष और राजशाही समर्थकों के निशाने पर रहे हैं। जो युवा सड़कों पर है उनमें से कई पुराने राजतंत्र के समर्थक हैं। क्या ये वही ताकतें हैं जो भारत समर्थक मानी जाती है और मौका देखकर ओली सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आई, या फिर ये महज सब संयोग है? कई जानकार कहते हैं कि चीन इन प्रदर्शनों के पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नेपाल में आग भड़की तो उसकी लपटें चीन तक भी पहुंच सकती है। इतिहास गवाह है, 60 के दशक में नेपाली जनता ने काठमांडू में चीनी नेताओं की तस्वीर जलाई थी। चीन जानता है कि अगर जनता के गुस्से को हवा दी गई तो वही आग कल उसके खिलाफ भी भड़क सकती है। लेकिन फिर से सवाल यह है कि अगर चीन नहीं तो कौन? क्या अमेरिका नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हालात बिगाड़ रहा है, या फिर ये सब भीतर से ही फूटा हुआ ज्वालामुखी है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता? दोस्तों, नेपाल में हो रहे प्रदर्शनों का असर भारत पर पड़ना तय है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से लगे इलाके इस आंच को महसूस कर रहे हैं। अगर नेपाल अस्थिर होता है तो भारत की सुरक्षा और कूटनीति दोनों पर दबाव बढ़ेगा। भारत पहले से ही बांग्लादेश में अस्थिरता देख चुका है, श्रीलंका के आर्थिक संकट को झेल चुका है और पाकिस्तान की राजनीति को संभलते हुए देख रहा है। ऐसे में नेपाल का संकट भारत के लिए एक और बड़ी चिंता बन गया है। सवाल यह है कि भारत अब क्या करेगा? क्या वो चुपचाप तमाशा देखता रहेगा या फिर पड़ोसी को स्थिर करने के लिए आगे भी आ सकता है? क्योंकि ये सवाल बड़ा है और भारत हमेशा नेपाल को बड़े भाई की तरह या खुद को नेपाल का बड़े भाई की तरह सहयोग करता है। नेपाल के लिए ये वक्त बेहद नाजुक है। जनता का गुस्सा जायज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गुस्सा सही दिशा में जाएगा या फिर बाहरी ताकतें इसका फायदा उठाकर नेपाल को अपनी राजनीति का मोहरा बना लेंगी? क्या नेपाल की सियासत अब नेपालियों के हाथ में है या फिर बीजिंग, वाशिंगटन और दिल्ली के गलियारों में लिखी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओली के जाने के बाद क्या नेपाल को एक स्थिर सरकार मिल पाएगी या फिर यहाँ की राजनीति बांग्लादेश की तरह बार बार सड़कों पर फटती रहेगी? क्या नेपाल के युवा सिर्फ सोशल मीडिया और सड़कों पर नारे लगाने तक सीमित रहेंगे या फिर वे एक नई राजनीति की नींव भी रखेंगे? और भारत
भारत अपने सदियों पुराने रिश्ते को बचा पाएगा या फिर चीन और अमेरिका की खींचतान में नेपाल से दूर चला जाएगा। नेपाल आज चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ जनता का गुस्सा है, दूसरी तरफ महाशक्तियों का दबाव और तीसरी तरफ उसके सामने नेताओं की नाकामियां। सवाल दर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।